एक सीधा सादा डिलीवरी बॉय हर रोज की तरह ऑर्डर लेकर एक फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी एक लड़की, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई चीख छुपी हुई थी। वो बोली कम, लेकिन कमरे में पसरे सन्नाटे ने बहुत कुछ कह दिया। और फिर बस एक नजर उस घर के अंदर गई और उस लड़के की रूह कांप उठी। एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी इंसान को हिला सकती थी। अब सवाल यह था, वह चुपचाप वापस चला जाए या कुछ ऐसा कर जाए। लेकिन लड़के ने जो किया जानकर सब हैरान थे। यह कहानी एक डिलीवरी की नहीं है, यह कहानी है एक फैसले की, एक ऐसे मोड़ की जहां इंसानियत इम्तिहान से गुजरती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। दोस्तों, यह सच्ची कहानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली शहर की सबसे महंगी सोसाइटी पुष्पा गैलेक्सी अपार्टमेंट, जिसकी ऊंची इमारतें सीधे आसमान से बातें करती हैं, वहीं की 12वीं मंजिल पर एक सजी समरी बालकनी में बैठी थी कविता। एक ऐसा नाम जिसे उसकी कंपनी में लोग स्टार परफॉर्मर कहते थे। ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी, सॉफ्ट लाइटिंग वाला आलीशान ड्राइंग रूम, सब कुछ था उसके पास। पर उस दिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे बाल और हाथ में थमे हुए फोन ने कुछ और ही कहानी कह दी थी। डिलीवरी बॉय आया, घंटी बजाई। कविता कुछ सेकंड तक बिना हिले बैठे रही, मानो बाहर की दुनिया की हर आवाज अब उसके लिए बेईमानी हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोला। सामने एक 24 साल का लड़का खड़ा था, सादा कपड़ा बाइक से आया हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन कविता के चेहरे पर ना कोई भाव था, ना ही कोई शब्द। उसने बिना कुछ बोले खाना लिया, फोन में पेमेंट किया और दरवाजा बंद करने को हुई। तभी वह लड़का धीरे से बोला, मैडम, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? कविता के माथे पर हल्की सी शिकनाई। कुछ सेकंड उसकी आंखों में झांकती रही, फिर जैसे बेमन से मुड़कर अंदर गई। उसने बिना रुके, बिना कुछ पूछे सिर्फ एक गिलास उठाया और फिल्टर से पानी भरने लगी। और तभी डिलीवरी बॉय की नजर पड़ी उस कमरे के कोने में, साफ सुथरे महंगे पर्दों के पीछे से झांकती हुई एक रस्सी जो पंखे से लटक रही थी। उस रस्सी को देखकर उसे समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि इस घर में भले ही महंगी लाइटें जल रही हैं, लेकिन किसी का मन पूरी तरह बुझ चुका है। उसे झटका लगा, पर उसने खुद को संभाला जैसे कुछ ना हुआ हो। और जैसे ही कविता पानी लेकर वापस आई, उसने गिलास लेते हुए धीमे से कहा, मैडम, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कह सकता हूं। कविता ने उसकी तरफ देखा। उसकी थकी हुई आंखों में झुझुलाहट थी और बेजारी से बोली, तुम लोगों को ना अपनी औकात में रहना चाहिए। पानी मांगा था ना, बात करने का हक किसने दिया? डिलीवरी बॉय थोड़ा सा कक्काया, लेकिन डरा नहीं। वो एकदम शांत स्वर में बोला, मैं चला जाऊंगा मैडम, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे दरवाजा बंद कर दीजिएगा या मुझे भी यहां से भगा दीजिएगा। कविता के पैर वहीं रुक गए। शायद किसी ने बहुत दिनों बाद उससे बिना मतलब के कुछ कहा था। बस एक इंसान बनकर उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोली, ठीक है, कहो। डिलीवरी बॉय ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने अंदर देखा है मैडम, पंखे से बंधी रस्सी को। क्या आप सच में वही करने जा रही थी जो मैं सोच रहा हूं? एक पल को सब रुक गया। कविता की आंखें भर आईं, हंठ कांपने लगे और उसने बहुत धीमे से कहा, हां, मैं अब और नहीं लड़ सकती। सब खत्म हो चुका है। और वो फूट पड़ी, जैसे कई महीनों से अपने अंदर जमी बर्फ अब अचानक पिघल गई हो। डिलीवरी बॉय ने पास आकर गिलास नीचे रखा और बोला, मैडम, एक बात कहूं, आपके चेहरे से नहीं लगता कि आप हार मानने वालों में से हो। जिस घर में मैं खड़ा हूं, उस घर की दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि यहां कोई सपना टूटा है, लेकिन आप अब भी सांस ले रही है। मतलब कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। कविता वर्मा एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही गांव के लोग कहा करते थे, वो जो दयानंद बाबू की बिटिया है, जो गांव बिजौलीपुर के सबसे इज्जतदार और साफ छवि वाले इंसान थे। दयानंद वर्मा 2 बार प्रधान रहे, हजारों लोगों की मदद की, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बस एक ही इंसान था, उनकी बेटी कविता। उनकी पत्नी का निधन कविता के जन्म के वक्त ही हो गया था, और उसी दिन से दयानंद बाबू ने ठान लिया था कि अब उनकी दुनिया सिर्फ यही बच्ची है। वह खुद अपनी बच्ची की चोटी बनाते, स्कूल छोड़ने ले जाते, रोटियां बेलते और कभी कभी दोपहर को स्कूल के पास खड़े होकर बस उसे एक नजर देखने की जिद करते। गांव वाले ताने मारते, दयानंद अब औरतों वाले काम करता है, पर वह मुस्कुराकर कहते, जिस दिन मेरी बिटिया किसी ऊंचे ओहदे पर बैठेगी ना,
उस दिन यही गांव मुझे सलाम करेगा। कविता भी अपने पिता की उम्मीद पर खरी उतरी। हर क्लास में टॉप किया, हर रिटन टेस्ट में सबसे आगे रही, और जब उसने 12वीं के बाद पूरे राज्य में टॉप किया तो दयानंद बाबू की आंखों में चमक के साथ आंसू भी थे। उन्होंने खुद ही शहर जाकर कॉलेज खोजा, हॉस्टल देखा और कविता का एडमिशन आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करा दिया। कविता जैसे जैसे शहर की दुनिया में कदम रखती गई, उसके सपनों को और भी उड़ान मिलने लगी। बीटेक की डिग्री, फिर उसी के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। शुरुआत ही RS 80,000 महीने से हुई। अब हर महीने कविता खुद अपने लिए खर्च करती, ब्रांडेड जूते, डिनर पार्टी, इंस्टाग्राम की स्टोरीज। लेकिन हर महीने की 5 तारीख को एक चीज हमेशा होती, पिता के खाते में RS 15,000 ट्रांसफर। वो कभी कम नहीं होता था, और दयानंद बाबू हर महीने वो पैसे निकालते नहीं थे, बस बैंक स्टेटमेंट देखकर आंखें भर लिया करते। वो कहा करते थे, मेरी बेटी अपने दम पर कमाती है, इससे बड़ी पूंजी क्या होगी। धीरे धीरे कविता ने एमटेक में एडमिशन भी ले लिया, और जब उसकी सैलरी RS लाख पहुंची तो उसने खुद का एक फ्लैट खरीद लिया। पुष्पा गैलेक्सी में शहर का सबसे महंगा, सबसे स्टाइलिश अपार्टमेंट, नया फर्नीचर, ब्रांड न्यू कार और लोन की किस्तें, हर चीज के पीछे बस एक ही सोच थी, मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूं। उधर गांव में दयानंद बाबू अब उम्र दराज हो चुके थे, बीमारियां दस्तक दे रही थीं, अकेलापन सिर चढ़ने लगा था। तो उन्होंने कविता को फोन किया, बिटिया अब तू आजा, नौकरी भी कर ली, पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब तेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लेते हैं, मैं चाहता हूं तू बस जाए। पर कविता, जो अब शहर की चमक से चकाचौंध हो चुकी थी, उसने टाल दिया। फिर धीरे धीरे आवाज ऊंची होने लगी, और एक दिन एक कॉल पर यह शब्द निकले, पापा मेरी जिंदगी में अब शादी कोई प्राथमिकता नहीं है, और प्लीज आप मुझे बार बार यह बातें ना कहें। वो कॉल उनके रिश्ते का आखिरी कॉल बन गया। दयानंद बाबू ने जवाब में बस इतना कहा, ठीक है बिटिया, अब तू अपने रास्ते और मैं अपने पर याद रखना। यह रिश्ता अगर कभी टूटा तो दोबारा जोड़ना आसान नहीं होगा। और उसके बाद 2 साल ना कोई बात, ना कोई खबर, ना कोई त्योहार की बधाई, ना ही कोई तीज त्योहार का जिक्र। कविता अब पूरी तरह अकेली थी, पर बाहर से देखो तो जिंदगी बहुत शानदार लगती थी, लेकिन समय कभी किसी का नहीं होता। शहर की सबसे ऊंची इमारत में कविता का वह फ्लैट अब भी वैसा ही था, पर उसके अंदर रहने वाली कविता अब वैसी नहीं रही थी। कभी जो आंखें सपनों से भरी रहती थीं, अब उनमें सिर्फ थकावट और चिंता की लकीरें थीं। एक सुबह ऑफिस से अचानक एक मेल आया, ड्यू टू कॉस्ट कटिंग योर रोल हैज बीन डिसॉल्व्ड, प्लीज कंसीडर दिस एज योर ऑफिशियल रिलीज। उस मेल को पढ़कर कविता को कुछ सेकंड तो यकीन ही नहीं हुआ। जिस लड़की ने उस कंपनी को अपनी जवानी के सबसे सुनहरे साल दिए थे, जिसके नाम पर हर साल का परफॉर्मेंस अवार्ड था, वह अब एक झटके में नौकरी से बाहर कर दी गई थी। कविता घबरा गई। उसने मैनेजर को कॉल किया, HR से बात की, पर जवाब एक ही था, यह फैसला ऊपर से आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू हुआ कविता का अकेलेपन से संघर्ष। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, वही महंगी कार, वही बालकनी, वही गार्डन व्यू, पर अब हर चीज बोझ बन गई थी। फ्लैट लोन पर था, कार लोन पर थी, फर्नीचर EMI पर था, और हर महीने लाखों की किस्त कविता की नींद छीनने लगी थी। दोस्तों से मदद मांगी, पर जवाब मिला, यार तुझे तो 2 लाख की सैलरी मिलती थी, तू तो संभाल लेगी खुद, हमें खुद की ही तंगी है। वो जिन लोगों के लिए पार्टियों में पैसे लुटाया करती थी, वही अब उसका फोन तक नहीं उठाते थे। दिन बीतते गए, इंटरव्यू दिए, पर दिमाग इतना बोझिल था कि किसी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे पाती। कभी लैपटॉप के आगे बैठकर रोती रहती, कभी दरवाजे की घंटी पर डर जाती कि कहीं बैंक वाला तो नहीं आया। परेशानी उस हद तक बढ़ चुकी थी कि कई बार वो आधी रात को उठकर छत पर जाती और बस एक लंबी सांस लेती, जैसे खुद से लड़ रही हो। रुक जा कविता, रुक जा। पर एक दिन थक गई। उसने अलमारी से एक रस्सी निकाली, अपने ही ड्राइंग रूम के पंखे पर गांठ बांधी और फिर खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब और नहीं। पर जाने क्यों, उस रस्सी को बांधने के बाद वो सीधा किचन में चली गई। उसने सोचा, कम से कम जाने से पहले अच्छा सा कुछ खा तो लूं। लेकिन किचन में झांका तो खाली गैस स्टोव, खाली फ्रिज और पुराने बर्तन पड़े थे। बस एक ही ख्याल आया, ऑर्डर कर लेती हूं, आखिरी बार कुछ पसंद का खा लूं। उसने फोन उठाया, फूड डिलीवरी ऐप खोला, कुछ चुना और ऑर्डर कर दिया। वो वापस सोफे पर बैठ गई। कुछ यादें, कुछ पछतावे, कुछ पलों की फिल्में उसके दिमाग में चलने लगीं।
और तभी डोर बेल बजी। वो उठी, दरवाजा खोला। सामने वही डिलीवरी बॉय खड़ा था, और उस एक छोटे से इंसान ने, जिसके पास न बड़ी डिग्री थी न बड़ी नौकरी, सिर्फ एक दिल था। उसने कविता की जिंदगी की सबसे लंबी रात को रोक लिया। डिलीवरी बॉय ने चुपचाप गिलास नीचे रखा और बहुत नरमी से कहा, मैडम, मैं जानता हूं आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या एक बात पूछ सकता हूं? कविता अब चुपचाप एक कोने में बैठ चुकी थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने सिर हिलाकर हां कहा। आपने अपने पापा से आखिरी बार क्या मांगा था? उसने पूछा। कविता थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, एक साइकिल जब मैं 7 साल की थी। और कितने दिन में मिली थी? अगले ही दिन पर पापा ने बहुत डांट लगाई थी। बोले थे सड़क पर सीधे चलाना, गड्ढे में मत गिरना, चोट मत लगाना। डिलीवरी बॉय मुस्कुराकर बोला, तो फिर सोचिए, जो बाप अपनी 7 साल की बेटी को साइकिल दिलाकर उसके गिरने से डरता था, वो अगर जान गया कि उसकी वही बेटी आज खुद को खत्म करने जा रही थी, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। डिलीवरी बॉय आगे बोला, मैडम, मैं अमीर नहीं हूं, ना आपके जैसे फ्लैट में रहता हूं, लेकिन मेरी मां बीमार है और मैं जो भी कमाता हूं उसी से उसका इलाज करवाता हूं। मैं भी कई बार थकता हूं, हार जाता हूं, लेकिन हर बार जब मां की आंखों में थोड़ा सुकून देखता हूं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। आपके पास तो सब कुछ है, एक पिता है जिनके पास जमीनें हैं, पैसा है, लेकिन आप तो उनकी गोद में बैठकर सिर्फ 2 शब्द भी नहीं कह पा रही। एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें फोन कर लीजिए। कविता की उंगलियां कांप रही थीं। फोन हाथ में उठाया और कॉन्टैक्ट में वो नाम देखा जो 2 साल से अनदेखा पड़ा था। बाबा कॉल लगाया। घंटी बजी। हेलो कविता, उधर से आवाज आई। उस आवाज ने कविता को हिला कर रख दिया और वो बस चिल्ला कर रोने लगी। पापा, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की पापा। उधर से भी आवाज भर चुकी थी। बेटी तू ठीक है ना? क्या हुआ बेटा? बोल ना पापा, मैं हार चुकी थी, सोच रही थी सब खत्म कर दूं, लेकिन वो फफ कर रो रही थी। बस अब कुछ नहीं सुनना है, मैं आ रहा हूं, अभी चाहे 4 घंटे लगे चाहे 8, तू कहीं नहीं जाएगी। और हां, तेरे बाबा की कसम, तू घर पर ही मिलनी चाहिए। कविता फोन पकड़े जमीन पर बैठ गई, जैसे सारे बोझ उसी पल उतर गए हों। डिलीवरी बॉय वहीं पास बैठा था। उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया जो लगातार बज रहा था, और कविता के पास चुपचाप बैठा रहा। कुछ घंटे बीते और फिर सोसाइटी के बाहर एक कार आकर रुकी। सफेद कुर्ता पहने, आंखों में चिंता और दिल में बेताबी लिए दयानंद वर्मा भागते हुए ऊपर आए, और जैसे ही कविता को देखा उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, तू अगर कुछ कर लेती तो मैं जिंदा नहीं बचता। दोनों वही फर्श पर बैठकर एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, और फिर कविता ने धीरे से कहा, पापा, मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं फिर से आपकी वही कविता बनना चाहती हूं। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन कविता के चेहरे पर पहली बार रात भर की नींद के बाद एक सुकून दिख रहा था। उसने अपने पिता का हाथ थाम रखा था, और वह दोनों अब इस शहर से दूर जाने के लिए तैयार थे, उस गांव की तरफ जहां से कभी कविता ने उड़ान भरी थी। पुष्पा गैलेक्सी अपार्टमेंट में रखे सारे सामान को बंद किया गया, और वही फ्लैट जो कभी उसके सपनों की मंजिल था, अब किराए पर दे दिया गया। कविता अब अपने बाबा के साथ गांव बिजौलीपुर लौट आई थी, पर इस बार कुछ अलग था। अब वह टूट चुकी थी, लेकिन उससे ज्यादा जुड़ चुकी थी। एक सुबह जब वो अपने पिता के साथ आंगन में बैठकर चाय पी रही थी, दयानंद बाबू ने पूछा, बिटिया, अब आगे क्या सोच रखा है? कविता मुस्कुराई, जो आप कहे पापा, अब कोई फैसला आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा। दयानंद बाबू थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तो फिर सुन, मैं चाहता हूं तू शादी कर ले। कविता ने आंखें नीची कर लीं और धीरे से कहा, जिससे आप कहे पापा, मैं मानूंगी। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहता हूं तू उसी लड़के से शादी कर जो उस दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनकर आया था। वो डिलीवरी बॉय कविता ने चौंक कर देखा। पापा, हां, जो इंसान बिना जान पहचान के तुझे जिंदगी की ओर खींच लाया, जो खुद मुश्किलों में जी रहा था, लेकिन तुझे 4 घंटे तक छोड़कर नहीं गया। उसे अगर मेरा दामाद बनाना पागलपन है तो मैं इस पागलपन पर गर्व करता हूं। कविता की आंखें भर आईं और उसने चुपचाप सिर झुका दिया। उसी दिन पिता बेटी दोनों शहर गए उस फूड डिलीवरी एजेंसी में और पूछा, कृपया उस लड़के का पता दीजिए जिसने 5 तिरी
5 दिन पहले पुष्पा गैलेक्सी में डिलीवरी की थी। कुछ कागज पलटे गए और उसका पता मिल गया। वह दोनों पहुंचे एक तंग सी बस्ती में जहां झोपड़ियों की कतार थी। धूल भरी गली और गरीबी की सच्चाई साफ दिखती थी। एक छोटे से घर में बिस्तर पर लेटी एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी आंखों में बीमारी और शरीर में कमजोरी थी। वो कविता और उसके पिता को देखकर चौंक गई। बेटा, कौन हो तुम? दयानंद बाबू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। माँ जी, हम आपके बेटे की वजह से जिंदा है और आज उसी बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। बुजुर्ग महिला के हाथ कांपने लगे। नहीं साहब, हम गरीब हैं, हमसे मजाक मत कीजिए। नहीं माँ जी, यह मजाक नहीं है। यह एक पिता का शुक्रिया है उस बेटे के लिए जिसने मेरी दुनिया मुझे लौटाई। फिर उन्होंने सारी कहानी बताई और तभी लड़का आरव घर लौटा। कविता और आरव की नजरें मिली। आरव ने सकाते हुए कहा, अंकल जी, आप यहां? कविता ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का वो सफर बनना चाहोगे जिसे मैं अब कभी नहीं खोना चाहती? आरव की आंखें भर आईं और वह चुपचाप हाथ जोड़कर बोला, यह मेरा सौभाग्य होगा। कुछ ही हफ्तों में गांव में शादी हुई। धूमधाम नहीं थी, पर सादगी में जो अपनापन था वह किसी महल से कम नहीं था। आरव अब गांव में कविता के साथ रहता है, अपने ससुर के खेत देखता है, मां का इलाज करवाता है और कविता एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से बच्चों को पढ़ाती है ताकि वह अपनी तरह किसी और जिंदगी को रोशनी दे सके। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, जिन रास्तों पर हम टूटते हैं वहीं से फिर जुड़ सकते हैं। बस कोई चाहिए जो हमें थाम ले। और अब सवाल आपसे, अगर आप कविता की जगह होते तो क्या आप दोबारा अपने पिता को फोन करते? क्या आप उस अनजान डिलीवरी बॉय की बात सुनते? क्या आप फिर से जीने की हिम्मत जुटा पाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी टूटते हुए इंसान के लिए उम्मीद बन जाए। मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।